सबसे पहले शुरुआत करते हैं खबरों के परिचय यानी इंट्रोडक्शन के साथ। देखिए आज जो पहली खबर है, फिक्र का फोकस छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर है। महाराष्ट्र में सिर्फ 8 महीने में उनकी 35 फीट ऊंची प्रतिमा कैसे धाराशायी हो गई? हवा तेज चली या भ्रष्टाचार की आंधी से मूर्ति को नुकसान हुआ है? इस घटना से जुड़ा हर पहलू आपको दिखाएंगे और यह भी बताएंगे कि अगर ऐसी घटना शिवाजी के साम्राज्य में होती तो वो क्या करते, भ्रष्टाचार या ऐसी गड़बड़ियों पर उनका एक्शन क्या होता। ध्यान से देखिएगा ये खबर, क्योंकि इसके बाद आपको भारत की कूटनीतिक पावर दिखाएंगे। बीते 24 घंटे में प्रधानमंत्री मोदी रूस यूक्रेन युद्ध में शांति लाने पर प्रेसिडेंट पुतिन प्रेसिडेंट बाइडेन से फोन पर बातचीत कर चुके हैं, और वो भी तब जब उनकी मुलाकात जेलेंस्की से हो चुकी है। कौन से संकेत मिले? क्या युद्ध को शांति देने वाली वैक्सीन भारत से ही लॉन्च होगी? फिर हमारे दर्शकों के लिए एक जरूरी खबर होगी, आरबीआई जल्द ही यूपीआई की तर्ज पर नया फटाफट लोन सिस्टम लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम है यूएलआई। यह सिस्टम कैसे काम करेगा, इस पर फिक्र की फाइल तैयार है। ध्यान से देखिए, अगर आपको लोन की जरूरत है तो शायद यह खबर आपके बेहद काम की है। आज आपको जम्मू कश्मीर के आजादी चाचा से मिलवाएंगे। इनका नाम पुलिस फाइल में पत्थरबाज के तौर पर दर्ज है, लेकिन आजादी चाचा अब चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा आज बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए नई लिस्ट भी जारी कर दी है। बीजेपी ने इस लिस्ट में 29 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की दूसरी सूची में 32 नामों का ऐलान है। पूर्व सीएम ओमर अब्दुल्ला गांदरबल से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा देखिएगा कि आज कैसे कोलकाता की सड़कें आक्रोश से उबल रही थीं। बच्चे सड़कों पर थे, एक बुजुर्ग जो कि आज इसका एक कवर स्टोरी लाइक पोज में खड़े हुए थे वहां पर, बल्कि वो पोज नहीं था, किस तरीके से वाटर कैनन्स हो रहे थे और वो बुजुर्ग खड़े हुए थे झंडा लेकर भारत का। कोलकाता रेप पर कैसे आज छात्रों की ओर से नबन्ना मार्च निकाला गया, इसकी पूरी ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाने वाले हैं। बंगाल की तरह एक बड़ी राजनीतिक खबर दिल्ली से भी आई है। यहां शराब घोटाले में आरोपी बीआरएस की नेता के कविता को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। के कविता पिछले 5 महीने से जेल में बंद थी। क्या इस फैसले से अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो आसान हो जाएंगी? क्या उनकी जमानत का रास्ता भी खुल सकता है? समझने की कोशिश करेंगे। कंगना रनौत किसानों पर दिए विवादित बयान से मुश्किलों में घिरी हुई हैं, हम सब जानते हैं। कल ही पार्टी ने उन्हें कड़ी नसीहत दी, आधिकारिक रूप से बयान जारी करके ऑर्डर दिया था कि जुबानी मर्यादा का बॉर्डर वो पार ना करें, और आज कंगना को किसानों की ओर से मानहानि का नोटिस भी भेज दिया गया है। उन्हें 7 दिन के अंदर माफी मांगने की चेतावनी दी गई है। गुजरात में तेज बारिश और बाढ़ की वजह से हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। कई जिलों में सेना को तैनात किया गया है। स्थिति को देखते हुए राजकोट, मोरबी और द्वारका समेत 6 जिलों में सेना को तैनात करना पड़ा है। अब तक 17,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। लेकिन फिक्र कर रहे हैं गुजरात के बगल वाले प्रदेश महाराष्ट्र से, और इस खबर को जरा ध्यान से देखिएगा। फिक्र की राजनीतिक फाइल से आज शो की शुरुआत करेंगे, क्योंकि बीते 24 घंटे से देश की राजनीति में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटने की चर्चा तूफानी गति से हो रही है, वो भी सिर्फ 8 महीने में। कैसे, क्यों, क्या हो गया? विपक्ष के नेता टूटी हुई मूर्ति के वीडियो अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रहे हैं। यह खबर भ्रष्टाचार के आरोपों वाली उस हवा की है जिसने महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले ही सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। इस तूफान के केंद्र बिंदु में छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। 26 अगस्त को दोपहर करीब 1 बजे सिंधु दुर्ग किले में समंदर किनारे खड़ी 35 फीट ऊंची छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति अचानक ढह गई। 35 फीट ऊंची मूर्ति, 8 महीने पहले जिसका उद्घाटन हुआ था। 1664 में बना यह किला छत्रपति शिवाजी महाराज की नेवी का किला था, इसीलिए यहां पर मूर्ति स्थापित की गई थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का कहना है कि तेज हवा की वजह से मूर्ति गिर गई, जबकि विपक्ष के गले यह दलील नहीं उतर रही है।
अब इसी टूटी प्रतिमा पर पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। पुराने लेख और दस्तावेज निकाले जा रहे हैं। विपक्ष भ्रष्टाचार का मुद्दा उछाल रहा है तो सरकार हवा के झोंकों से आरोपों को उड़ाने की कोशिश में है। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के उद्घाटन को ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। 4 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मूर्ति का अनावरण किया था, यानी लोकसभा चुनाव से 4 महीने पहले। लेकिन उद्घाटन के 8 महीने 22 दिन के बाद यह मूर्ति पूरी तरह से बिखर चुकी है। जहां 2 दिन पहले तक 35 फीट की विशालकाय प्रतिमा थी, वहां अब उसके टूटे हिस्से दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है। ऐसे में सरकार को लगता है कि मूर्ति पर महाभारत बड़ी तो सियासी तौर पर बड़ा नुकसान हो सकता है। शिवाजी महाराज एक बहुत बड़ा इमोशन है महाराष्ट्र के लिए, देश के लिए। विपक्ष दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसे मूर्ति टूटने का बहुत दुख है, लेकिन चुनावी माहौल में सरकार पर हमला करने के लिए उन्हें इससे बेहतर मौका भी नहीं मिल सकता है। महाराष्ट्र की बड़ी आबादी छत्रपति शिवाजी महाराज को भगवान जैसा दर्जा देती है, यानी मामला लोगों की भावनाओं से जुड़ा है। इसीलिए यह खबर आने के बाद महाराष्ट्र सरकार फौरन एक्टिव हो गई है। सिंधुदुर्ग पुलिस ने इस मामले में ठेकेदार जयदीप आपटे और स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट चेतन पाटिल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। इन दोनों आरोपियों की कंपनी को छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाने और लगाने का काम दिया गया था। यह मूर्ति भारतीय नौसेना की देखरेख में तैयार की गई थी, इसीलिए नेवी ने तुरंत जांच करने और मूर्ति को दोबारा स्थापित करने की घोषणा कर दी है। सरकार भी अलग से जांच करवा रही है। एकनाथ शिंदे ने उसी जगह दोबारा प्रतिमा स्थापित करने का वादा भी किया। फिलहाल तो सच यह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिर गई। तस्वीरें आपके सामने। अब सियासी तौर पर डैमेज कंट्रोल कैसे किया जा रहा है, किस तरह की दलीलें दी जा रही हैं, चुनावी माहौल में यह जानना जरूरी है। एकनाथ शिंदे का कहना है कि कल दोपहर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल रही थी, इसीलिए प्रतिमा गिर गई। जबकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने दावा किया है कि हवा की रफ्तार तो 26 किलोमीटर प्रति घंटे ही थी। महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मंत्री रविंद्र चौहान का दावा है कि मूर्ति के नट बोल्ट में जंग लगा हुआ था, जिसकी जानकारी कोस्टल विभाग को दी गई थी। सरकार के दावे पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का कहना है कि हवा नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के कारण मूर्ति गिर गई है। बीजेपी नेता राम कदम कह रहे हैं कि समंदर किनारे खारापन होता है और हमेशा तेज हवा चलती है। तो एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले का कहना है कि काम घटिया क्वालिटी का था, यह जनता के साथ खुला धोखा है। लेकिन ऐसा नहीं है। सियासी हवा सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित है, इसे दिल्ली पहुंचने में देर नहीं लगी। हवा की स्पीड यहां तक कुछ ज्यादा आ गई है। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि इस विवाद में पंडित नेहरू की एंट्री भी हो चुकी है और यह काम स्वयं कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक तरफ 67 वर्ष पहले प्रतापगढ़ किले में लगी छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति की तस्वीर लगाई और दूसरी तरफ सिंधुदुर्ग में ध्वस्त मूर्ति की तस्वीर लगाई। उन्होंने लिखा है कि पंडित नेहरू ने 30 नवंबर 1957 को प्रतापगढ़ किले में जिसका अनावरण किया था वो मूर्ति बुलंद है और दूसरी तरफ 8 महीने में छत्रपति शिवाजी की नई मूर्ति गिर गई है। इसे देखते कलेजा फटता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का मुद्दा हर कोई भुनाने में जुटा है, तो फिर बयानबाजी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हर दल के दिग्गज दिल खोलकर हमले कर रहे हैं और जिम्मेदारियों के सवाल पर टोपी ट्रांसफर भी बड़ी तेज गति से हो रही है। उसकी हवा की स्पीड भी बहुत ज्यादा है। झालेली घटना अतिशय दुर्दैवी आहे। छत्रपती शिवाजी महाराज हे आपल्या महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत आहे। पुणे हा पुतळा जो आहे हा नेव्हीने उभारला होता, त्याचं कंप्लीट डिझाईन नेव्हीने तयार केलं होतं आणि मी कलेक्टरशी बोलल्यानंतर त्यांनी मला सांगितलं 45 किलोमीटर पर आवर अशा प्रकारचा वारा, सुसाट्याचा वारा जो भोग होता आणि त्या याच्यामध्ये पुतळ्याचं नुकसान झालेलं आहे। ये सरकार को ही रिपेयरिंग की जरूरत है। एक्चुअली मुख्यमंत्री झूठ मूठ के मुख्यमंत्री है। उनका एक मंत्री कहता है कि हमारा दोष नहीं, वो केंद्र सरकार का है, यानी मोदी जी के ऊपर आरोप कर रहे हैं। तो ये राज्य की सरकार ये जताना चाहती कि मोदी जी जहाँ हाथ लगाए वहाँ पे ऐसे ही होने वाला है। ये नेवी ने तैयार की थी, हो सकता है कि नेवी ने जिनको काम दिया था उन्हें ये आकलन नहीं हुआ
कि यहाँ पर कितने जोरों से हवाएं चलती है और समुद्र के किनारे किस तेजी से जो हमारा जो लोहा होता है वो जंग खाता है। ये जो बेईमान गद्दारों की सरकार है उसने तो शिवाजी महाराज जी का जो पुतला बनाया वो टूट गया है। अच्छे मन से नहीं बनाया, राजनीतिक मन से बनाया। मैं तो सबसे पहले मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगता हूं कि आपने महाराष्ट्र की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। में तो पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। जो आदर, जो सम्मान महाराष्ट्र की धरती को छत्रपति शिवाजी महाराज की तरफ है, पॉलिटिक्स लाने से उसमें कमी आती है। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले में भी ये सरकार कमी चरकाएगी। कौन है ये ठाणे का कॉन्ट्रैक्टर जिसके पास में करोड़ों के काम है? उसके ऊपर तुरंत एफआईआर करो, अगर तुम ईमानदार हो तो उसके ऊपर कार्रवाई करो, उसको ब्लैक लिस्टेड करो। राजनीति अपनी जगह पे है, पर किस विषय की राजनीति करोगे आप? इतनी घिनौनी राजनीति जिसके कारण हुआ है, जिस वजह से हुआ है, किसी को हम छोड़ेंगे नहीं, ना ही किसी का समर्थन करेंगे। सत्ता पक्ष या विपक्ष, सभी नेताओं के बयान सुने आपने। अब उनके तर्कों पर एक टिप्पणी है। नेवी को समंदर की हवाओं का अंदाजा ना हो, यह तो संभव नहीं है। और दूसरा, मूर्ति किस मन से बनाई गई, उससे ज्यादा जानना जरूरी यह है कि मूर्ति किस मटेरियल से बनाई गई। मूर्ति टूटने के सियासी हवा वाले कनेक्शन के बीच महाराष्ट्र सरकार की एक चिट्ठी वायरल हो रही है। यह चिट्ठी 20 अगस्त 2024 को पीडब्ल्यूडी विभाग ने एरिया कोस्टल ऑफिसर के नाम लिखी। उनको यह जानकारी दी गई थी कि मूर्ति में लगाए गए नट बोल्ट नियमित जांच के दौरान खराब मिले हैं और इस बात से लोग भी नाराज हैं। चिट्ठी में बताया गया था कि नट बोल्ट समंदर के खारे पानी की वजह से खराब हुए हैं। ऐसे में संबंधित मूर्तिकार को सूचना देकर उचित कार्रवाई की जाए। एक्सक्यूज मी। ध्यान देने वाली बात यह है कि 20 अगस्त को चिट्ठी लिखी गई और सिर्फ 6 दिन बाद मूर्ति ढह गई। सरकार चाहे जो कहे, चिट्ठी में चाहे जो लिखा हो, विपक्ष से सरकार का भ्रष्टाचार साबित करने में जुटा। उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पार्टी के मुखपत्र सामना का एक लेख शेयर किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जिस जयदीप आपटे को छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा बनाने का ठेका दिया गया था, वो सीएम शिंदे के सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे का दोस्त है। सवाल ये उठाए गए हैं कि जयदीप आपटे की उम्र महज 24 साल है, उनको इतनी विशालकाय प्रतिमा बनाने का कोई अनुभव नहीं है। इसके बावजूद ये ठेका उन्हें कैसे दिया गया? सरकार ने जो एफआईआर की है उसमें आपटे का नाम है। उद्धव गुट की मांग है कि इस एफआईआर में सीएम, डिप्टी सीएम और पीडब्ल्यूडी मंत्री का भी नाम होना चाहिए। मूर्ति टूटने का सच क्या है, यह तो जांच के बाद पता लगेगा। लेकिन इन सियासी दावों के बीच आपके मन में कई सवाल होंगे, जैसे मूर्ति बनाने के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या था, कितना खर्च हुआ था इसमें। इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। दरअसल गुजरात में जिस तरह देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनी थी, उसी तर्ज पर 2016 में महाराष्ट्र सरकार ने रायगढ़ के सिंधु दुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाने का ऐलान किया। दावा किया गया कि यह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से ऊंची होगी। 3600 करोड़ रुपए की लागत से 16 हेक्टेयर में 210 मीटर की मूर्ति बनाने का प्लान तैयार हुआ। अब आगे सुनते जाइएगा बड़े ध्यान से। महाराष्ट्र कैबिनेट ने मूर्ति बनाने की मंजूरी भी दे दी, लेकिन राजनीतिक ऐलान और जमीन पर काम होने में काफी अंतर होता है। शायद इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने 3600 करोड़ रुपए की जगह इस मूर्ति के इंस्टॉलेशन के लिए सिर्फ 2 करोड़ 36 लाख रुपए इंडियन नेवी को दिए, जिसके कारण 210 मीटर ऊंची मूर्ति की जगह सिर्फ 35 मीटर ऊंची मूर्ति बनी और कल वो भी गिर गई। इसका दोष सीएम शिंदे 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा को दे रहे हैं। तो सवाल है कि क्या हवा की इतनी रफ्तार से एक प्रतिमा गिर सकती है? हमने इस पर मौसम की मॉनिटरिंग करने वाली संस्था स्काईमेट के महेश पलावत से बात की। उन्होंने क्या कहा, जानना जरूरी है। ये जो 40 से 45 किलोमीटर या 50 किलोमीटर तक की भी अगर हवा चलती है तो इसमें नुकसान क्या हो सकता है, इस पर नजर डालते हैं।
तो छोटे मोटे पेड़ों की डालियां वगैरह टूट सकती हैं और जो एस्बेस्टस की छतें हैं उसको नुकसान पहुंच सकता है। जो झोपड़ी वगैरह है या कच्चे जो हटमेंट्स हैं उसको थोड़ा बहुत नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन कोई बड़ी इमारत को नुकसान होना या किसी स्ट्रक्चर को नुकसान होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। उसके लिए कम से कम 80, 90 या 100 किलोमीटर की रफ्तार से हवा की जरूरत होती है। सोचिए कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज जो महाराष्ट्र के लोगों के लिए आदर्श हैं, उन्हीं की मूर्ति सिर्फ 45 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा में गिर गई। इस खबर पर रिसर्च के दौरान हमने ये समझने की भी कोशिश की कि अगर इस तरह की घटना या भ्रष्टाचार शिवाजी महाराज के शासन में होते तो वो क्या करते, भ्रष्टाचारियों को क्या सजा देते। ऐसे सवालों का जवाब जानने के लिए हमने एक पुस्तक का अध्ययन किया। इसका शीर्षक है शिवाजी एंड स्वराज और इसके लेखक है अनिल माधव दवे। इस पुस्तक में शिवाजी के आदर्शों वाले गवर्नेंस का विवरण दिया गया है। इसमें लिखा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को राज व्यवहार में भ्रष्टाचार, चाहे वह आचरण में हो या अर्थतंत्र में, बिल्कुल अस्वीकार्य था। इसी पुस्तक में एक घटना का विवरण है कि शिवाजी के सौतेले मामा मोहिते ने रिश्वत ली और यह जानकारी जब शिवाजी महाराज को मिली तो उन्होंने तत्काल उसे कारागार में डाल दिया। इस पुस्तक में एक और प्रसंग है जिसमें एक दबंग ने गरीब किसान की भूमि हड़पने की कोशिश की। शिवाजी महाराज ने अपने पद एवं शक्ति का गलत प्रयोग करने वाले उस दबंग को न केवल दंडित किया बल्कि गरीब की भूमि भी सुरक्षित करवा दी। अपने अधिकारियों को लिखे 13 मई 1671 के एक पत्र में शिवाजी महाराज ने लिखा कि अगर आप जनता को तकलीफ देंगे और कार्य संपादन हेतु रिश्वत मांगेंगे तो लोगों को लगेगा कि इससे तो मुगलों का शासन ही अच्छा था और लोग परेशानी का अनुभव करेंगे। भ्रष्टाचार का इलाज करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने साम्राज्य में विशेष निरीक्षक नियुक्त किए थे। इस व्यवस्था को मजलिस कहा जाता था। यह सिस्टम अधिकारियों और सैनिकों के कामकाज की जांच करता था और रिपोर्ट देता था। कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी जाती थी कि राज्य की संपत्ति का दुरुपयोग किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। देश की सबसे चर्चित खबर के बाद अब आपको वॉर जोन और कूटनीति की दुनिया में लेकर चलते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में बहुत कुछ विध्वंसक हो चुका है और हो रहा है। ग्राउंड जीरो से हर तस्वीर वहां मौजूद TV9 जो टीम है उसके कैमरे में रिकॉर्ड हुई। हमारे सहयोगी विपिन चौबे युद्ध भूमि सूमी की पल पल की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाने से पहले आपको इस युद्ध से जुड़ी भारत की एक पावरफुल कूटनीति के बारे में बताते हैं। हमने आपको 4 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी के यूक्रेन दौरे की एक एक खबर और उनका एक एक कदम दिखाया था। उस समय पीएम मोदी ने ज़ेलेंस्की के सामने बैठकर कहा था कि भारत रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने के लिए शांति के प्रयासों में सक्रिय भूमिका निभाएगा। और देखिए, बीते 24 घंटे में भारत ने इस दिशा में कुछ और बड़े कदम भी उठाए हैं। बीते 24 घंटे में पीएम मोदी ने प्रेसिडेंट बाइडेन और प्रेसिडेंट पुतिन दोनों पावरफुल लीडर से फोन पर बात की है। कीव दौरे के 4 दिन बाद आज प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन युद्ध पर पुतिन से क्या कहा, यह जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी है, आपको देखनी चाहिए। आज राष्ट्रपति पुतिन से बात हुई। विशेष रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के कदमों पर चर्चा हुई। रूस यूक्रेन युद्ध और मेरे हालिया यूक्रेन दौरे पर उनसे बात हुई। रूस यूक्रेन युद्ध के स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान को लेकर मैंने प्रेसिडेंट पुतिन से भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया। बीते 50 दिन में यह दूसरी बार है जब युद्ध रुकवाने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच डायरेक्ट चर्चा हुई। इससे पहले 9 जुलाई को पीएम मोदी जब मॉस्को दौरे पर थे तब पुतिन से साफ साफ कहा था कि यह समय युद्ध का नहीं है। वैसे हमें जानकारी है कि बीते 2.5 साल में पीएम मोदी पुतिन को 6 बार भारत की ओर से शांति संदेश दे चुके हैं और हर बार पुतिन ने पीएम मोदी के प्रयासों की खुलकर प्रशंसा भी की है। वहीं पीएम मोदी जब 23 अगस्त को कीव पहुंचे थे उस समय ज़ेलेंस्की से कहा था, भारत न्यूट्रल देश नहीं है, भारत का पक्ष शांति का है, युद्ध समस्या का समाधान नहीं है। रूस यूक्रेन दोनों को बिना समय गंवाए जल्द से जल्द बातचीत शुरू करनी चाहिए। उस समय ज़ेलेंस्की ने पीएम मोदी से ग्लोबल पीस समिट में
बड़ी भूमिका निभाने की अपील भी की थी। लेकिन कीव दौरे के 3 दिन बाद पीएम मोदी ने इस संबंध में पहली बार प्रेसिडेंट बाइडेन से बातचीत की। पुतिन से बात करने से ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन के बीच कई बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई है। पीएम मोदी ने यह जानकारी भी कल एक पोस्ट में दी थी। राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात हुई। हम दोनों के बीच कई क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। इसमें यूक्रेन का मुद्दा भी शामिल था। मैंने शांति और स्थिरता की शीघ्र वापसी के लिए भारत का पूर्ण समर्थन दोहराया। हमने बांग्लादेश की स्थिति पर भी चर्चा की और सामान्य स्थिति की शीघ्र बहाली और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों विशेषकर हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। यानी पीएम मोदी और बाइडेन के बीच भारत अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी, इंडो पैसिफिक क्षेत्र और रूस यूक्रेन युद्ध के अलावा बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर भी बातचीत हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध पर व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान देखिए। व्हाइट हाउस ने लिखा है कि राष्ट्रपति बाइडेन ने पोलैंड और यूक्रेन की ऐतिहासिक यात्राओं के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। बाइडेन ने ऊर्जा क्षेत्र में यूक्रेन को सहयोग देने के अलावा वहां शांति और मानवीय समर्थन के लिए पीएम मोदी के संदेश की सराहना की है। प्रेसिडेंट बाइडेन और पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए निरंतर समर्थन की पुष्टि की है। अब यहां आपके लिए समझने वाली बात यह है कि चाहे रूस हो, यूक्रेन हो या फिर अमेरिका ही क्यों ना हो, हर किसी को युद्ध में शांति के लिए एकमात्र देश भारत से ही उम्मीद है। उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया में एकमात्र देश भारत ही है जो युद्ध में रक्त बहाए जाने के सख्त खिलाफ है। पूरी दुनिया में एकमात्र देश भारत ही है जो शांति संदेशों के साथ साथ कूटनीतिक तरीके से मसले का हल चाहता है। पूरी दुनिया में एकमात्र देश भारत ही है जो इस युद्ध के सभी प्रमुख किरदारों से डायरेक्ट बात कर रहा है और रूस यूक्रेन दोनों ही जानी दुश्मनों को बातचीत की टेबल पर साथ ला सकता है। इसे आप नए भारत की ग्लोबल पावर कह सकते हैं, जिसका सम्मान पूरा विश्व करता है। ऐसे में अगर किसी दिन जंग रुकवाने के लिए दुनिया के सामने भारत से कोई शांति वाली वैक्सीन आ जाए तो इसमें हैरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस तरीके से एंटनी ब्लिंकन बार बार मिडिल ईस्ट का दौरा कर रहे हैं, उनके CIA चीफ मिडिल ईस्ट का दौरा कर रहे हैं, उनके बड़े बड़े अधिकारी मिडिल ईस्ट का दौरा कर रहे हैं हमास और इजराइल के बीच में सीजफायर करने के लिए, ऐसे दौरे यूक्रेन में अमेरिका की तरफ से क्यों नहीं किए जा रहे हैं, या रशिया में क्यों नहीं किए जा रहे हैं, या न्यूट्रल जगह पर क्यों नहीं किए जा रहे हैं जिससे कि यह युद्ध रुक जाए? सोचिए, ध्यान से सोचिए। हालांकि बांग्लादेश के मुद्दे पर व्हाइट हाउस ने प्रेस रिलीज में कैसे फायदे वाला गेम खेला है और हिंदुओं की चिंता वाले मुद्दे को कैसे अदृश्य कर दिया है, यह भी गजब है। पीएम मोदी ने बाइडेन से बातचीत के दौरान बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों से हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाया था। साथ ही बांग्लादेश में सामान्य हालात की बहाली और हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने पर जोर दिया था। पीएम मोदी ने बाइडेन से हुई यह बातचीत सार्वजनिक तौर पर बताई थी, लेकिन व्हाइट हाउस की प्रेस रिलीज में बांग्लादेशी हिंदुओं की बात तो छोड़ दीजिए, बांग्लादेश शब्द का जिक्र तक नहीं हुआ है। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही व्हाइट हाउस की प्रेस रिलीज को देख रहे हैं और अमेरिका के दौरे रवैये को नोट करिए। अमेरिका ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे क्या वजह है? बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार खुद को मानवाधिकारों का चैंपियन कहने वाले अमेरिका को क्यों नहीं दिखता है? ये सवाल बांग्लादेश को लेकर अमेरिका की मंशा पर सवाल उठाते हैं। यह भी सवाल इसलिए है महत्वपूर्ण क्योंकि बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद खुद शेख हसीना ने आरोप लगाए थे कि उनके देश में उथल पुथल के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। अमेरिका बांग्लादेश के सेंट मार्टिन द्वीप को हासिल करना चाहता था, तो क्या इसीलिए जब पीएम मोदी ने बाइडेन से बांग्लादेश के हालात पर सीधे बात की तो व्हाइट हाउस ने रहस्यमय तरीके से चुप्पी साध ली? आखिर दोनों नेताओं की बातचीत पर व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान में बांग्लादेश का मुद्दा गायब क्यों हो गया? यह बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब आने वाले समय में बाइडेन प्रशासन को तब मिलेगा जब वहां पर हिंदू कॉकस वोट करने जाएगा अब से कुछ ही हफ्तों के अंदर इलेक्शन में, क्योंकि हिंदू कॉकस एक बहुत बड़ा कॉकस है अमेरिका में। युद्ध का इलाज करने के लिए शांति की कूटनीतिक वैक्सीन कैसे बनाई जा रही है, यह हमने आपको बताया। अब यह भी देख लीजिए कि रूस यूक्रेन के बीच मैदान जंग में क्या चल रहा है। सूमी क्षेत्र से TV9 भारतवर्ष की टीम ने वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके लिए भेजी, खुद देखें आप।
10 सेकंड के इस वायरल वीडियो में ज़ेलेंस्की को जंग में F-16 वाली संजीवनी मिलने का दावा किया जा रहा है। ये दावा खुद ज़ेलेंस्की ने किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी F-16 ने रूसी मिसाइल को आसमान में मार गिराया। यूक्रेनी सेना F-16 के इस एक्शन से प्रफुल्लित है, लेकिन रूस 2 दिन से किस तरह आक्रामक है, वॉर जोन से ये बड़ी जानकारी ज़ेलेंस्की की बेचैनी बढ़ा सकती है। रूस ने आज लगातार दूसरे दिन यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला किया। रूसी इस्कंदर मिसाइल के आज के हमले में भी रूस के निशाने पर कीव की कई स्ट्रेटेजिक लोकेशंस थी। रूसी बॉम्बर Tu-95 आज भी हरकत में दिखा। 3 Tu-95 बम वर्षक विमान से पश्चिमी यूक्रेन पर 6 क्रूज मिसाइल से हमले का दावा किया गया। सबसे बड़ी बात, Tu-95 से यूक्रेन पर यह अटैक कैस्पियन सागर के आसमान से किया गया। रूसी मिसाइल हमलों से यूक्रेन अंधेरे में डूब गया। रूसी हमलों में यूक्रेन की बिजली सप्लाई लाइनें ठप हो गई। यूक्रेन के कई शहरों में ब्लैकआउट हो गया। खबर है कि कीव समेत करीब 200 जगहों पर बत्ती गुल हो गई। यूक्रेन के लोग अंधेरे के बीच खरीदारी करते दिखे। कमांडर इन चीफ सेरेस्की ने आज ही दावा किया है कि कुर्स्क रीजन में यूक्रेन का 100 सेटलमेंट पर कब्जा हो चुका है, यानी कि अब कुर्स्क रीजन में 1294 स्क्वायर किलोमीटर पर यूक्रेन का नियंत्रण है और कुर्स्क में युद्ध लड़ रहे 594 रूसी सैनिक अब यूक्रेन के कब्जे में। कुर्स्क में यकीनन यूक्रेन का पलड़ा भी भारी है, लेकिन कुर्स्क का बदला रूस सूमी से कैसे ले रहा है, अब ये भी सुनिए। सूमी के बोरोमलिया में रूस ने आज ही ड्रोन हमला किया। रूस ने लैंसेट ड्रोन से यूक्रेनी रडार सिस्टम को निशाना बनाया। हमले में यूक्रेनी रडार सिस्टम बर्बाद हो गया। खबर है कि सूमी के लिए रूसी सेना अलग तरह की रणनीति बना रही है। कुर्स्क का बदला लेने के लिए सूमी को लगातार टारगेट किया जा रहा है। हाल के दिनों में सूमी में कुल 83 हमले हो चुके हैं। जो इस वक्त यूक्रेन और रशिया में चल रहा, दोनों तरफ से वार पलटवार चल रहा है और जहां जिस पल पे सूमी में मौजूद TV9 की टीम ऐसे ही एक स्कूल पहुंची, जहां हर ओर विनाश की तस्वीरें दिखी। इमारत को देखिए कैसे ऊपर से नीचे तक कई फ्लोर जमींदोज हो गए हैं। आरसीसी की मोटी मोटी चादरें भी इस मिसाइल के हमले को बर्दाश्त नहीं कर सकी हैं और अब जो हालात हैं वो समझने के लिए काफी है कि यूक्रेन का सूमी शहर कैसे जल रहा है, धधक रहा है। और वॉर जोन के बाद फिक्र की बिजनेस फाइल खोलते हैं और अब बात करते हैं फटाफट लोन वाली ULI स्कीम की। आप लोगों के लिए कर्ज वाला झंझट अब RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत आसान करने जा रहा है। कर्ज अब ज्यादातर लोगों के जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। घर का कर्ज, गाड़ी का कर्ज, सुख सुविधाओं का कर्ज, यहां तक कि बड़े शहर में जिंदगी चलाने के लिए भी बहुत सारे लोगों को कर्ज लेना पड़ता है। हो सकता है आपके ऊपर भी इस वक्त कोई ना कोई कर्ज चल रहा हो। ऐसे लोगों की मजबूरी का फायदा चाइनीज इंस्टेंट लोन भी जो ऐप है वो भी उठाते हैं और आसानी से लोन तो दे देते हैं, लेकिन उनके ब्याज की दरें और वसूली की शर्तें कई बार बहुत खतरनाक स्तर तक पहुंच जाती हैं। पर अब सरकार इस समस्या का एक ऐसा हल ला रही है जो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है और सिस्टम का नाम है ULI यानी यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस, जिसे आप RBI का नया फटाफट लोन सिस्टम भी कह सकते हैं, क्योंकि RBI का दावा है ये जितना सरल है उतना ही सुरक्षित भी। और लोन वाली ये प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से होगी। आसान भाषा में समझें तो अब किसी को लोन पाने के लिए बैंकों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, दस्तावेजों वाली जंग नहीं लड़नी होगी, बल्कि यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस के जरिए अब लोन प्रोसेस आसान हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI की ओर से UPI जैसे जिस नए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ULI को लॉन्च करने का ऐलान किया गया है, उसके पायलट प्रोजेक्ट पर पिछले 1 साल से काम चल रहा है।
और अब ये जल्द बाजार में आने के लिए तैयार है। जैसे आज फोन पे, गूगल पे और पेटीएम जैसे ऑनलाइन ऐप यूपीआई सिस्टम पर बेस्ड हैं, जिसकी निगरानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई कर रहा है, ऐसा ही प्लेटफॉर्म यूएलआई आ रहा है, जिस पर कई सारे कर्ज देने वाले लेंडिंग ऐप बेस्ड होंगे और लोन मिलना आसान होगा। अब आपको यह भी बताते हैं कि यूएलआई से फटाफट लोन कैसे मिलेगा, यानी ये पूरी प्रक्रिया कैसे बेहतर हो जाएगी। जैसे अभी किसी व्यक्ति को अगर लोन चाहिए तो उसके पास दो विकल्प होते हैं, या वो ऑनलाइन आवेदन करे या फिर बैंकों में जाए। लेकिन यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस के जरिए एक क्लिक से आवेदन हो जाएगा और बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी। अभी लोन के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के नाम पर दस्तावेजों की एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है, लेकिन अब यूएलआई प्लेटफॉर्म पर आपके सारे दस्तावेज जुटाएगा। अभी पेपर देने के बाद बैंक के लोन कर्ज लेने वाले शख्स के घर से दफ्तर तक जांच पड़ताल करते हैं, पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं, लेकिन अब यूएलआई अलग अलग सोर्स से आपके सारे रिकॉर्ड जमा कर लेगा। अभी सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होने के बाद अगर कोई कमी नहीं दिखती है तो लोन मिल जाता है, जबकि यूएलआई सिस्टम में डॉक्यूमेंट से ही किसी के लोन पाने की योग्यता चेक हो जाएगी, और अगर सब कुछ ठीक लगा तो लोन के पैसे खाते में ट्रांसफर भी हो जाएंगे। इतनी मेहनत के बाद अगर बैंक को डॉक्यूमेंट में कहीं कोई कमी या खामी दिखती है तो लोन रिजेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन यूएलआई सिस्टम से बिना भाग दौड़ किए आसानी से लोन मिल जाएगा। इसका फायदा यह होगा कि अभी कर्ज देने वाले ऐप स्वतंत्र तौर पर काम करते हैं, उस पर सरकार और आरबीआई का कंट्रोल सीमित होता है, लेकिन यूएलआई प्लेटफॉर्म पर बेस्ड ऐप है, सरकार और आरबीआई की निगरानी में रहेंगे और आपके लिए यह फायदेमंद भी होगा। इस व्यवस्था के लिए पिछले साल अगस्त 2023 में रिजर्व बैंक ने एक टेक्निकल प्लेटफॉर्म का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। ध्यान से देखिएगा आप, एक साल के दौरान इस प्लेटफॉर्म पर किसान क्रेडिट कार्ड लोन, डेयरी लोन, एमएसएमई लोन, पर्सनल लोन और होम लोन पर फोकस किया गया, और माना जा रहा है कि इस सिस्टम का सबसे ज्यादा फायदा गांव में रहने वाले किसानों और छोटा रोजगार करने वाले लोगों को ही होगा। यह यूएलआई सिस्टम कैसे काम करेगा यह भी आपको बताते हैं। इस प्लेटफॉर्म के जरिए लोन के आवेदन के बाद डिजिटल रिकॉर्ड से आधार कार्ड और पैन कार्ड की जानकारी ली जाएगी। इसके बाद आगे की प्रक्रिया में ई-केवाईसी के सिस्टम के तहत काम होगा। यूएलआई प्लेटफॉर्म कर्ज लेने वाले व्यक्ति का भूमि रिकॉर्ड समेत डिजिटल जानकारी रखेगा, और इस यूएलआई से किसी के पुराने कर्ज के साथ साथ आय का पता भी आसानी से चल जाएगा। इससे यह जानकारी हो जाएगी कि जिस व्यक्ति ने कर्ज के लिए आवेदन किया है वो लोन दिए जाने के योग्य है या नहीं। लेकिन यहां एक बात सभी को नोट करनी होगी कि यूएलआई का असली मकसद और मतलब क्या है। आसान भाषा में यूएलआई सिस्टम किसी बैंक से लोन मिलने की गारंटी नहीं देता है, लेकिन यूएलआई कर्ज की लंबी और मेहनती प्रक्रिया को आसान बनाने की गारंटी जरूर देता है। खुद आरबीआई गवर्नर का भी मानना है कि जिस तरह यूपीआई ने पेमेंट सिस्टम को बदल दिया है, वैसे ही यूएलआई भारत में कर्ज लेने के सेक्टर को बदलने की क्षमता रखता है। The Unified Lending Interface, that is ULI. This platform facilitates seamless flow of digital information, including even land records of various states from multiple data service providers to lenders. This cuts down the time taken for credit appraisal, especially for smaller and rural borrowers. ग्राहक या एमएसएमई का व्यापार करने वाले इस इंटरफेस पर जाकर अपने लोन को अप्लाई कर सकेंगे। सिर्फ लोन अप्लाई ही नहीं होगा, इस इंटरफेस से बाकी एजेंसीज भी जुड़ेंगी, यानी बैंक भी जुड़ेंगे, एनबीएफसी जुड़ेंगे, और लैंड रिकॉर्ड को भी इसके साथ जोड़ा जाएगा। आपके आधार का डाटा भी इसके साथ जोड़ा जाएगा, आपके पैन कार्ड, यानी आपकी जो जो रिक्वायरमेंट रहती है आपके लोन अप्लाई करने के बाद बैंक में, एक इंटरफेस पर सारी जानकारी उपलब्ध होगी, जिससे लोन लेना और सरल हो जाएगा। खास बात यह है कि आरबीआई का फटाफट लोन सिस्टम
सिर्फ आसानी से कर्ज नहीं देगा, बल्कि बहुत सारे लोगों को लोन वाले फ्रॉड से भी बचाएगा। मौजूदा वक्त में इंस्टेंट लोन देने वाले ऐसे कई फर्जी ऐप हैं जो मिनटों में जरूरतमंदों को कर्ज देते हैं और फिर उन्हें कर्ज के जाल में फंसा लेते हैं। हाल ही में लोकल सर्कल्स ने इस विषय में एक सर्वे किया था, जिसमें 9% भारतीयों ने माना कि उन्होंने या फिर उनके किसी न किसी जानकार ने इंस्टेंट लोन ऐप का इस्तेमाल किया है। इसमें 45% भारतीय ऐसे थे जिनके अनुसार उन्होंने लोन ऐप से कर्ज के बदले 25% से लेकर 200% तक ब्याज दर जो है उस पर सालाना ब्याज दिया है। सोचिए जरा, 61% भारतीय ऐसे भी थे कि उन्होंने लोन वापस करते वक्त ऐप कंपनियों द्वारा जबरन वसूली और डेटा के दुरुपयोग किए जाने का भी एहसास हुआ। हम आपको इस फर्जी और इंस्टेंट लोन वाले जाल की क्रोनोलॉजी भी दिखाते हैं, जिससे आप भी ऐसे किसी फ्रॉड से सावधान हो जाएं। दरअसल इस तरह के लोन ऐप तैयार करके गूगल प्ले स्टोर पर डाले जाते हैं और इसमें से ज्यादातर ऐप जो हैं वो चीन से संचालित होते हैं। लोन ऐप को प्ले स्टोर पर डालने के बाद लोगों के मोबाइल पर लोन ऑफर वाले मैसेज भेजे जाते हैं। जब पैसों के लिए जरूरतमंद लोग लिंक से अपने मोबाइल में ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उनसे रजिस्ट्रेशन के लिए भी डेटा एक्सेस की परमिशन मांगी जाती है और जैसे ही वो ओके बटन पर क्लिक करते हैं, इन फ्रॉड लोन ऐप कंपनियों को उस शख्स के मोबाइल की कॉन्टैक्ट लिस्ट, गैलरी और कई निजी जानकारियों का एक्सेस मिल जाता है। ये जानकारी हासिल करने के बाद कंपनी की ओर से यूजर के बैंक खाते में लोन अमाउंट तो ट्रांसफर कर दिया जाता है, लेकिन प्रोसेसिंग फीस के नाम पर मोटे पैसे वसूले जाते हैं। फिर ब्याज दरों में मनमाना इजाफा कर दिया जाता है। हैरानी की बात यह है कि कई बार तो लोन चुकाने के बाद भी ग्राहक से रकम की डिमांड की जाती है और अगर कोई इनकार करता है तो उसकी फर्जी अश्लील तस्वीरें बनाकर वायरल करने की धमकी दी जाती है और अगर इन धमकियों के बाद भी पैसे नहीं दिए जाते हैं तो उन तस्वीरों को उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल लोगों को भेज दिया जाता है। लेकिन अब सरकार के ULI यानी यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस सिस्टम से इस फ्रॉड को भी रोकने में मदद मिली। आगे बढ़ने से पहले आप फिक्र के डेटा कैप्सूल का सेवन कर लीजिए। ये भारत के एंगल से एक जरूरी जानकारी है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक एप्पल इस वर्ष अकेले भारत में ही 6 लाख नौकरियां पैदा करने वाली है। 9 सितंबर को एप्पल भारत और पूरी दुनिया में iPhone 16 लाइनअप को लॉन्च करने जा रहा है और भारत उस फोन की मैन्युफैक्चरिंग में बड़ी भूमिका निभाने वाला है और देश में फोन प्रोडक्शन और असेंबलिंग के कारण वर्ष 2024 के अंत तक भारत में 6 लाख नौकरियां पैदा हो सकती हैं। एप्पल मार्च 2025 तक भारत में सीधे 2 लाख लोगों को नौकरियां देगा और इनमें 70% संख्या महिलाओं की होगी। तमिलनाडु की फैक्ट्री में iPhone 16 Pro और Pro Max बनाने की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। एप्पल के लिए फॉक्सकॉन कंपनी पहली बार भारत में iPhone 16 सीरीज के फोन बनाएगी। तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में जल्द iPhone 16 का प्रोडक्शन शुरू होगा। ऐसा नहीं है कि भारत में एप्पल के प्लांट से सिर्फ भारतीयों को फायदा हो रहा है, बल्कि इससे एप्पल भी मालामाल हो रहा है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के जरिए मिले आंकड़ों के मुताबिक 2021-22 में एप्पल ने 33,381 करोड़ रुपए का कारोबार किया, जो 2023-24 में बढ़कर 67,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। यानी भारत में एप्पल का कारोबार डबल हो चुका है। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ा फैक्टर वो है जो थोड़ी देर पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी, लोन। क्योंकि भारत में कई लोग एप्पल का फोन अब लोन पर खरीद रहे हैं, क्रेडिट पर खरीद रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आपको आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा। पिछले साल जब हमारे प्राइम मिनिस्टर स्टेट गेस्ट बन के अमेरिका गए थे तो एक टी मोबाइल वहां पर शॉप है, आप सभी जानते हैं टी मोबाइल कनेक्शन। वहां पर मैं एक सिम लेने गया था तो एक इंडियन ने मुझे बताया कि कैसे उसने इंतजार किया मेड इन इंडिया iPhone 15 का और तब जाके उसने वो iPhone 15 मेड इन इंडिया iPhone 15 खरीदा। न्यूयॉर्क की यह घटना। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां चुनावी माहौल में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। वहां पूर्व पत्थरबाजों, अलगाववादियों और आतंकियों के रिश्तेदारों के चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही है। खासतौर पर 3 नाम ट्रेंड कर रहे हैं। ये नाम है आजादी चाचा, सयार अहमद रेशी और आतंकी अफजल गुरु का भाई एजाज गुरु। जाहिर है ये कश्मीर के राजनीतिक सीन में बदलाव का संकेत है, क्योंकि अलगाववादी
पहले चुनावों का बहिष्कार करते थे, लेकिन अब मुख्य धारा में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य में इस डेवलपमेंट पर सवाल उठना स्वाभाविक है। पहले कुछ नामों से आपका परिचय करवाते हैं, फिर पूरी कहानी बताएंगे। एक नाम है सर्जन बरकती, जो अपने क्षेत्र में आजादी चाचा के नाम से चर्चित हैं। ये अब जेल से ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। इन्होंने और इनकी बेटी ने आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में शोपियां से नामांकन भी दाखिल कर दिया है। घाटी में आतंकियों के एनकाउंटर और खासतौर पर बुरहान वानी की मौत के बाद पत्थरबाजी की घटनाओं को भड़काने के आरोप में आजादी चाचा नामक इस व्यक्ति को जेल में डाला गया था। सोचिए, अब वही आजादी चाचा शोपियां से चुनाव लड़ने के चक्कर में है। अगला नाम है एजाज गुरु। वर्ष 2001 में संसद हमले के दोषी अफजल गुरु का भाई एजाज अहमद गुरु भी निर्दलीय चुनाव लड़ सकता है। अफजल गुरु को 2001 में हुए संसद हमलों के 2 दिन बाद गिरफ्तार किया गया था। दोषी पाए जाने पर अफजल को फांसी की सजा दी गई। अब एजाज ने विधानसभा चुनाव में उतरने का मन बना लिया है। हालांकि इसके परिवार वालों ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। एक और नाम है सयार अहमद रेशी। प्रतिबंधित जमात-ए इस्लामी के पूर्व वरिष्ठ सदस्य सयार अहमद रेशी ने कुलगाम विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इस संगठन को अलगाववाद को हवा देने वाला बताया जाता है। माना जा रहा है कि अभी इस संगठन के और भी नेता चुनाव के मैदान में सामने आ सकते हैं। एक और शख्स से आपका परिचय कराते हैं। नाम है सैयद मुंतजीर मेहदी, जो महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी में शामिल हो चुके हैं और इनके बडगाम से चुनाव लड़ने की संभावना है। ये अलगाववादी आगा सैयद हसन अल मुसावी के बेटे हैं और प्रतिबंधित कट्टरपंथी संगठन जम्मू कश्मीर अंजुमन शेरी शियान के अध्यक्ष। एक नाम है रुकन नजीर अहमद भट्ट, जिन्होंने देवसर विधानसभा क्षेत्र से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार आज नामांकन दाखिल किया। मतलब ये कि जम्मू कश्मीर में वो लोग अब जनता के बीच वोट मांगने जाएंगे जो पहले गोलियां या पत्थर चलाते रहे, चुनाव का बहिष्कार करते रहे, जिन्हें पहले लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर भरोसा नहीं था, वो अब नामांकन दाखिल कर रहे हैं। ये एक बड़ा परिवर्तन है। एक नई तस्वीर जो कश्मीर घाटी से देखने को मिल रही है, वो ख़ास तौर पर अलगाववादियों के रिश्तेदार या जमात इस्लामिया जैसे कट्टरपंथ संगठन चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेते हुए दिख रहे हैं। कई ऐसे जमात के रकुन हैं जिन्होंने आज जो है असेंबली चुनावों के लिए अपना नामांकन भर दिया है। पहले मैं जमात इस्लामी के इज्तिमात में जाया करता था जैसे बाकी लोग जाया करते थे, क्योंकि मेरा जहन ही इस्लामी है, बचपन से ही मेरा जहन इस्लामी रहा है, तो इसलिए कभी कभी मैं उधर भी जाया करता। मेरा मकसद यही है कि लोगों की खिदमत करना। जिनका कोई नाम लेने वाला नहीं है, उनकी मैं खिदमत करना चाहता हूँ। असल में चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। इफ एनीथिंग इज चेंज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, दैट इज चेंज। तो कुलगाम को अब तब्दीली की जरूरत है। उनके असरार पर ही मैं इस बात के लिए आमादा हुआ हूँ कि मुझे आगे आना चाहिए और लोगों के लिए अपने आप को वक़्फ़ करना चाहिए। कश्मीर घाटी में राजनीतिक हालात तेजी से बदल रहे हैं। इसी वर्ष हुए लोकसभा चुनाव में बम्पर वोटिंग ने साबित किया था कि चुनावी प्रक्रिया में लोगों का भरोसा बढ़ा है। लोकसभा चुनाव में जेल में बंद ऐसे नेताओं की भी जीत हुई जिन पर कश्मीर में अशांति फैलाने के आरोप हैं। इनमें एक नाम अलगाववादी नेता अब्दुल रशीद शेख का है। इसी जीत से प्रेरित होकर आजादी चाचा जैसे पत्थरबाज नेता उत्साहित हैं और इन्हें उम्मीद है कि जेल में बंद होने पर भी इन्हें जम्मू कश्मीर विधानसभा में अच्छे वोट मिलेंगे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 3 चरणों में मतदान होगा और 4 अक्टूबर को नतीजों का ऐलान होगा। फिक्र में जम्मू कश्मीर चुनाव के सारे अपडेट, सारे नए समीकरण और सभी नए चेहरों के बारे में आगे भी आपको जानकारी देते रहेंगे। फिक्र में अब बात करते हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के उस बयान की जिससे असम की राजनीति में भूचाल आ सकता है।
हेमंता ने आज विधानसभा में कहा कि वो असम को मियां भूमि नहीं बनने देंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि वो असम को मियां भूमि नहीं बनने देंगे। दरअसल असम विधानसभा में आज हेमंता बिस्वा शर्मा 14 वर्ष की लड़की के साथ रेप की घटना पर विपक्षी दलों की तरफ से लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित रखा जाता तो अपराध की दर नहीं बढ़ती। जब विपक्ष के कुछ नेताओं ने मुख्यमंत्री पर पक्षपात का आरोप लगाया तो उन्होंने कहा कि वो किसी का भी पक्ष लेंगे और असम को मियां भूमि नहीं बनने देंगे। हेमंता के बयान के बाद सदन में तीखी नोकझोंक हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य आसन के बेहद नजदीक आ गए और स्पीकर को कार्रवाई 10 मिनट तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। पहले आप हेमंता बिस्वा शर्मा का ये पूरा बयान सुनिए। मियां मुसलमान मानुखिनिया गोटे हम लबई आमिও লব নিদিও হৈ গল মানে আপোনালোকে মিয়াं मुसलमान मानुखिनिया गोटे हम लबई आमिও লব নিদিও হৈ গল। हेमंता के इस बयान के बाद विपक्षी नेताओं में खासी नाराजगी देखने को मिली है। AIUDF के नेता मुजीबर रहमान ने कहा है कि एक मुख्यमंत्री को इस तरह की बयानबाजी करना शोभा नहीं देता है। He should not say like that. We never expect such type of statement from Chief Minister of Assam. Actually, Chief Minister of Assam, he is in the position of Home Minister. He has already totally failed to control the situation in Assam. He should have to resign from his own post. और अब देखते हैं न्यूज टॉप 9। राज्यसभा की 12 सीटों पर उपचुनाव में निर्विरोध चुने गए सांसद एनडीए के कुल 11 सदस्य निर्विरोध जीतकर राज्यसभा पहुंचे। सदन में एनडीए सांसदों की संख्या बढ़कर 112 हुई। बंगाल में कल कोई बंद नहीं, सभी को आना होगा दफ्तर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी रहेगा चालू। राज्य सरकार ने जारी की अधिसूचना। बीजेपी ने कल किया है बंद का आह्वान। बीआरएस नेता के कविता जमानत पर जेल से रिहा। दिल्ली आबकारी घोटाले में आज ही सुप्रीम कोर्ट से मिली थी जमानत। ईडी और सीबीआई दोनों केस में 10-10 लाख रुपए के बॉन्ड पर बेल। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा लेटर। स्टालिन ने पीएम मोदी से समग्र शिक्षा स्कीम का फंड जारी करने की मांग की। जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए बीजेपी ने 29 और उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। माता वैष्णो देवी सीट से पार्टी ने उम्मीदवार बदला। रोहित दुबे की जगह बलदेव राज लड़ेंगे चुनाव। अब तक 45 प्रत्याशियों की घोषणा। हिमाचल प्रदेश में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़कर 21 साल होगी। बाल विवाह प्रतिषेध विधेयक 2024 बिना चर्चा के सर्वसम्मति से पास। देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के नाम पर ठगी की कोशिश। साइबर अपराधियों ने CGI के नाम पर मांगे पैसे। सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने शिकायत दर्ज कराई। BCCI सचिव जय शाह को आज निर्विरोध रूप से ICC का अगला स्वतंत्र अध्यक्ष चुन लिया गया। जय शाह 1 दिसंबर 2024 से ICC चेयरमैन का पद संभालेंगे और इस पद को संभालने वाले अब तक के सबसे युवा व्यक्ति होंगे। गुजरात में बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात। रेड अलर्ट के चलते कई जिलों में कल तक स्कूल बंद। 6 जिलों में रेस्क्यू के लिए सेना ने संभाला मोर्चा।